हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि शिक्षा के आधारित समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि शिक्षा का जो है प्रकार्यवादी सिद्धांत क्या कहता है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं कि शिक्षा का प्रकार्यवादी सिद्धांत बताओ और द्वंद्व सिद्धांत के बारे में बताओ, जो थ्योरेटिकल अप्रोचेज है उसकी शिक्षा की। ठीक है, सिद्धांतिक उपागम। ठीक है, तो उसमें हम प्रकार्यवाद देख लेते हैं। प्रकार्यवाद सिद्धांत। ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों तक पहुँचाइए ताकि उनके भी पेपर में मदद हो सके। तो प्रकार्यवाद का मतलब क्या होता है? फंक्शनलिज्म, हर काम को फंक्शन से करना। तो जो प्रकार्यवादी थे उन्होंने शिक्षा को, प्रकार्यवादी को कहना था कि उन्होंने समाज की तुलना ऐसे जीव से करते हैं जिसके बहुत से विशिष्ट अंग होते हैं, लेकिन जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का समग्र व्यवस्था को बनाए रखने में अपना विशिष्ट कार्य होता है। एक भाग में होने वाले परिवर्तन का दूसरे भाग पर असर पड़ता है। तो प्रकार्यवादी समाज की तुलना ऐसे जीव से करते हैं जिसके बहुत से अंग हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे अंग होते हैं और जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और अगर एक अंग भी खराब हो जाए तो कितनी मुश्किल आती है हमें, तो पूरी बॉडी का चल पाना मुश्किल हो जाता है। तो यही बता रहे हैं कि जैसे समाज भी ऐसे होता है कि समाज की तुलना ऐसे जीव से करते हैं जिसके बहुत सारे अंग जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज में जो सारी चीजें हैं, सारी प्रशासन है, सारे कार्य है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक भी चीज में परिवर्तन होता है, एक भी चीज में कोई आपका परिवर्तन आता है तो दूसरे भाग पर असर जरूर पड़ता है। तो प्रकार्यवादी जो थे वो शिक्षा को इस तरीके से देखते थे। तो पहले तो प्रकार्यवादी क्या करते थे, समाज की तुलना जीव से करते थे। ठीक है, अब इनकी शिक्षा का सिद्धांत हम आगे देख लेते हैं। तो प्रकार्यवादी समग्र व्यवस्था में होने वाले आकस्मिक परिवर्तनों को महत्व नहीं देते थे। यहाँ हम दुर्खाइम और पार्सन जैसे दो प्रकार्यवादी को देखेंगे। तो हम दुर्खाइम और पार्सन के यहाँ पे प्रकार्यवादी का सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, तो प्रकार्यवादी जो थे जो पूरी व्यवस्था को किसमें देखते थे, आकस्मिक परिवर्तनों को महत्व नहीं देते थे। वो ये नहीं देखते थे कि अचानक परिवर्तन हो गया, अचानक नहीं हो सकता परिवर्तन। उनका मानना था कि किसी एक चीज में अगर फर्क पड़ा है, जैसे उनका कहना था कि समाज की तुलना जीव से और एक सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक अंग पे अगर कोई फर्क पड़ा है तो ये अचानक नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई कारण भी हो सकता है। तो दुर्खाइम के अनुसार शिक्षा का मुख्य कार्य सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को संप्रेषित करना है। समाज या सामूहिकताधारी जीवन तभी कायम रह सकता है जब समाज के विविध सदस्यों में एक हद तक एकरूपता हो और उसकी प्राप्ति समाज द्वारा तय नियमों विनियमों का पालन करके की जाती है। तो दुर्खाइम के अनुसार शिक्षा का मुख्य कार्य क्या था, सामाजिक मानदंड और मूल्यों को बढ़ाना। ठीक है, और समाज और सामूहिकता आधारित जीवन तभी कायम रह सकता है जब समाज के विविध सदस्यों में एक हद तक एकरूपता हो। वो कह रहे हैं कि अगर हम समाज के अंदर कोई काम कर रहे हैं या सामूहिकता रख रहे हैं कि हम यूनिटी में हैं, तो वो तभी कायम हो सकता है जब तक उसमें उनके अंदर यूनिटी हो। जब तक समाज के अंदर यूनिटी नहीं होगी तो, और समाज नियमों का पालन नहीं करेगा, तब तक मुश्किल होगी। ठीक है, तो समाज और सामूहिकता आधारित जीवन तभी कायम रह सकता है जब समाज में एकरूपता हो। तो दुर्खाइम का कहना था बेसिकली कि शिक्षा जो है वयस्क पीढ़ी का अगली पीढ़ी पर पड़ने वाला प्रभाव है। तो शिक्षा क्या है कि वो संस्कार है, वो प्रभाव है जो एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी पर पड़ता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य ऐसी भौतिक, शारीरिक और नैतिक अवस्थाओं को विकसित करना है जिस सामाजिक परिवेश में रहकर उसे आगे बढ़ना है। और उनका उद्देश्य क्या है, ऐसी भौतिक और शारीरिक नैतिक अवस्थाओं को विकसित करना जिस सामाजिक परिवेश में रहकर उसे आगे बढ़ना है। तो ऐसी भौतिक, शारीरिक और नैतिक अवस्थाओं को विकसित करती है शिक्षा, जिससे हमें समाज में कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उस परिवेश में रहना है, ये हमें शिक्षा सिखाती है। तो सामाजिक मनुष्य के रूप में एक मनुष्य समूह के ऐसे विचारों, संवेदनाओं और व्यवहारों की व्यवस्था से आत्मसात करता है जिसका वह स्वयं एक भाग है। नवजात शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सामाजिक मनुष्य के रूप में मनुष्य जो है समूह के अंदर कैसे विचार रखता है, कैसे संवेदना रखता है, ये सब हमें शिक्षा सिखाती है कि कैसे बिहेव करना है। पूरे अगर कोई ग्रुप है, कोई क्लास है, कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे नहीं बैठा, ये सब बिहेवियर, ये उनकी संवेदनाएं, व्यवहार, ये सब हमें कौन सिखाता है, शिक्षा सिखाती है। तो दुर्खाइम के अनुसार समाज में श्रम विभाजन को कायम रखने के लिए शैक्षिक संस्थाओं में विशिष्ट कौशलों की शिक्षा देना बेहद जरूरी है। तो दुर्खाइम के अनुसार अगर हमें समाज में श्रम विभाजन को कायम रखना है कि श्रम का कैसे कैसे विभाजन होता है, तो उसके लिए कौशलों की शिक्षा देनी बेहद जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ किताब भी पढ़ ली और नहीं, कौशल भी बच्चों को सिखाने चाहिए। तो
तो समाज जब सरल से जटिल समाज रूप धारण करने लगता है तो श्रम विभाजन की जटिलता निरंतर बढ़ती जाती है और नए किस्म की विशिष्ट व्यवसाय बनने लगते हैं। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है तो नए नए व्यवसाय उभरने लगते हैं, टेक्नोलॉजीज आती हैं नई नई। आपने देखा ही होगा कि पुराने टाइम से जब हम पैदा हुए थे तो बचपन में थे तो कैसे टाइम था, फ़ोन भी नहीं होते थे, आजकल फ़ोन भी आ गए हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज बढ़ती रहती है तो वो व्यवसाय भी बढ़ने लगते हैं। उस टेक्नोलॉजीज की पढ़ाई शुरू हो जाती है कि कैसे उस टेक्नोलॉजी में काम करना है। तो दुर्कheim स्पष्ट करते हैं कि शैक्षिक व्यवस्था को नियंत्रित करने की जिम्मेवारी राज्य के हाथों में होती है। तो उनका मानना है कि जो शिक्षा जो देनी है वो राज्य के हाथों में है और राज्य ही ऐसी नैतिक सिद्धांतों की प्रगति का निर्णय लेता है जिन्हें समाज के सदस्यों को सिखाया जाना है। तो दुर्कheim ऐसे कहते हैं कि शैक्षिक व्यवस्था को नियंत्रित करने की जिम्मेवारी किसके हाथ में होनी चाहिए, राज्य के हाथों में होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही दुर्कheim का यही मानना है कि शिक्षा जो है एक वयस्क पीढ़ी को अगली पीढ़ी के द्वारा देने वाला प्रभाव है। कि शिक्षा जो है ये हमें सिखाती है कि कैसे हमें ग्रुप में, संवेदनाओं में, समूह में रहकर कैसे संवेदना और व्यवहार को प्रदर्शित करना है। शिक्षा ये सिखाती है कि कैसे हमें कैसे शिक्षा हमारी भौतिक, शारीरिक और मानसिक जो नैतिक अवस्थाओं का विकास करती है। तो ऐसे ये दुर्कheim का मानना था कि प्रकारवादी की तरफ से दुर्कheim का कहना था कि जैसे जैसे समाज में अंग होते हैं अलग अलग, वैसे ही ये जो होते हैं एक दूसरे के कार्य से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग अंग होते हैं और एक दूसरे से पूरे माइंड से जाके जुड़े होते हैं और एक भी अगर एक भी भाग में अगर परिवर्तन आता है तो दूसरे भाग में असर जरूर पड़ता है। तो पार्सन्स का दृष्टिकोण भी दुर्कheim के समान ही था। पार्सन्स का शैक्षिक व्यवस्था आधारित दृष्टिकोण दुर्कheim के दृष्टिकोण के समान था। पार्सन्स के अनुसार समाज की शिक्षा के संदर्भ में दो ऐसे मुद्दे जिनका सर्वोच्च महत्व है। दो मुद्दे हैं पार्सन्स के अनुसार शिक्षा के संदर्भ में जिसका बहुत ज्यादा महत्व है। वो क्या है, वैसे की भूमिकाओं के लिए कक्षाओं में बच्चों की वचनबद्धता और क्षमताओं को इस ओर मोड़ना। तो क्या कह रहे हैं कि बालकों में वयस्कों की भांति कार्यों का निर्वाह एवं भूमिकाओं को निभाने के लिए प्रशिक्षित करना। तो बालकों में ये करना, बालकों को बड़े होने के लिए वयस्कों की भांति बालकों को ये समझाना कि बड़े होकर बड़े लोगों के कार्यों का निर्वाह कैसे करते हैं, कैसे बड़े लोग अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं, उनके लिए उनको प्रशिक्षित करना बालपन से ही। और वयस्क समाज की भूमिका संरचना के दायरे में मानव संसाधनों का बंटवारा, कि कैसे कैसे समाज में मानव संसाधन का बंटवारा होता है। तो पार्सन्स के अनुसार विद्यालय बच्चों में ऐसी वचनबद्धता और क्षमताओं को विकसित करता है जो कि भविष्य में उनकी भूमिकाओं के निष्पादन के लिए जरूरी है। तो पार्सन्स का मानना है कि शिक्षा जो है वो जो शिक्षा जहाँ हमें मिलती है, जो विद्यालय है, वो हमारे में ऐसी वचनबद्धता, ऐसी क्षमताएं विकसित करते हैं कि हम अपनी भविष्य में अपने लिए कुछ कर सके, अपनी भूमिकाओं का निष्पादन कर सके, मतलब अपने लिए कार्य कर सके, अपनों के लिए कार्य कर सके, अपने अपनों के लिए। ठीक है, तो आप ये समझो कि पार्सन्स के अनुसार विद्यालय क्या था। विद्यालय ऐसा था जिसमें बच्चों की क्षमताओं का, वचनबद्धता का विकास होता है ताकि वो अपने भविष्य में अपनी उन्नति कर सके। ठीक है, तो पार्सन्स के अनुसार शिक्षा के प्रारंभिक चरणों में बच्चे की उपलब्धि को दो घटकों में बांट दिया। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी उपलब्धि को दो घटकों में बांट दिया, एक संज्ञानात्मक घटक, एक नैतिक घटक। जो संज्ञानात्मक घटक का संबंध लिखित भाषा से हो गया, गणितीय कौशल, इसमें लिखने का काम आ गया लिखित भाषा, और गणित आ गया मतलब बौद्धिक योग्यता आ गई, मतलब दिमाग की योग्यता। ठीक है, और नैतिक घटक में आ गया आपका विद्यालय समूह में जिम्मेवार नागरिकता व्यवहार से है कि बच्चा विद्यालय में कैसा व्यवहार करता है, और अध्यापक का आदर करता है कि नहीं, सहपाठियों से अच्छे से बात करता है कि नहीं। तो ये सब क्या है, नैतिक घटक में आते हैं। संज्ञानात्मक घटक में बौद्धिक योग्यता आती है। शैक्षिक पद्धतियां समाज के एकीकृत तंत्र के रूप में काम करती है और सभी बच्चों को एक समान मानती है। जो शैक्षिक पद्धतियां होती हैं समाज के एकीकृत तंत्र के रूप में काम करती है और सभी बच्चों को एक समान मानती है। तो शैक्षिक पद्धति का ये काम है कि वो क्या है, उनके लिए सभी बच्चे बराबर हैं और सभी बच्चों को एक से शिक्षा दी जाती है, एक समान शिक्षा दी जाती है। तो इस तरह हमने देखा प्रकार्यवादी सिद्धांत, जिसमें हमने दुर्कheim और पार्सन्स को देखा, सिद्धांतिक उपागम देखे हमने शिक्षा के। तो दुर्कheim और पार्सन्स को देखा प्रकार्यवादी सिद्धांत में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द्वंद्व सिद्धांत को। ठीक है, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सीरीज चल रही है, इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करेंगे हम शिक्षा के, ताकि पेपर जिनके आ रहे हैं उनको आसानी हो। और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी पेपर की तैयारी हो सके।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं द्वंद्व सिद्धांत के साथ। ओके बाय।